आज का वीडियो मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड होगा और आज के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उसमें पहला कि ये जो मटेरियल कॉस्टिंग आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा। सेकंड थिंग, मटेरियल क्या होगा, मटेरियल के काइंड्स क्या होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी। मटेरियल कंट्रोल क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी। सेकंड, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग मटेरियल कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग मटेरियल कॉस्टिंग। तो इसमें मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी, एरिया ऑफ स्टडी। आप लोग समझ गए होंगे कि मटेरियल कॉस्टिंग में हमारा जो एरिया है स्टडी का वो कौन सा है। तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। ये दो पोर्शन में, ये जो दो पोर्शन होता है मटेरियल कंट्रोल और वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड, ये दोनों पोर्शन को हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें मटेरियल हर जगह आ रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल, मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल क्या होता है उसको जानने से पहले आपको मालूम है मटेरियल इज मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मटेरियल होता है। ये तो सिंपल थ्योरी है, आपको मालूम है कि किसी भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन करते हैं उसका जो टोटल कॉस्ट डिफाइन करते हैं उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या क्या होता है, मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होता है। तो जिसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मटेरियल का मीनिंग क्या होता है। बहुत सिंपल है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमोडिटी, different kinds of commodities, different kinds of commodities supplies to factory, different kinds of commodity is supplied to factory। किस पर्पस के लिए, for production, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट, सर्विस और जॉब, जॉब्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमोडिटीज, ये जो थिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमोडिटीज, इसको हम लोग कहां ले जाते हैं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं। किस पर्पस के लिए, प्रोडक्ट, देखिए बताते बताते, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज जो है हम लोग कहां लेके जाते हैं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं। और किस पर्पस के लिए लेके जाते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये कमोडिटीज जो होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज जो होता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। आए समझ में आप लोगों को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए कि मटेरियल क्या होता है। तो मेन एलिमेंट होता है किसका, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल में ऐसा कमोडिटीज को हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग फैक्ट्री में लेके जाते हैं और जिससे क्या होता है, फिनिश गुड्स बन जाता है। और व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश गुड्स, रेडी फॉर कस्टमर। आ रही है बात समझ में। अब आप पूछ देंगे कि फिनिश गुड्स क्या होता है, तो फिनिश गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, रेडी फॉर कस्टमर, जो कस्टमर के लिए तैयार रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में। अब ये तो हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइंड्स।
काइंड्स ऑफ मटेरियल, काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल कितने काइंड्स होते हैं वो मैं बता रहा हूं, 5 काइंड्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से काइंड्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और जब मैं आपको बताता हूं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि साथ में आप लोग नोटबुक और पेन रखें, इसको साथ में नोट करते जाएं। क्लियर? फर्स्ट जो होता है वो होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितने टाइप का होता है? एक जो होता है डायरेक्ट रॉ मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। तो ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब पढ़े थे तो उसमें हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है। सर एनी काइंड्स, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं अगर आप लोगों को, एनी काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नाउ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रॉ मटेरियल। वैसे इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है प्रोडक्शन से, बट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। और ये सारी चीजें को जानने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, आ रही बात समझ में? कॉस्ट के एलिमेंट वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है, पहला हो गया काइंड्स ऑफ मटेरियल में, फर्स्ट हो गया रॉ मटेरियल, सेकेंड हो गया मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट हो गया मटेरियल्स ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। और क्या क्या होता है इसको शॉर्ट में भी मैं बता दूंगा आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट जो होता है अदर मटेरियल्स। तो ये 5 तरीके का मटेरियल्स होता है। अब आपसे पूछा जाएगा, जिस रॉ मटेरियल का मैंने बता दिया, अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो ये मैं इसके ऊपर में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। ये जो होगा इसका जो अगर आप डेफिनेशन पूछेंगे तो यहां एकदम सिंपल बिटवीन मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच का पोर्शन, मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस से बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। एकदम शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। हमारी बात समझ में? इसका मतलब है कि टोटल रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी नहीं है और टोटल फिनिश गुड्स भी नहीं है। आ रही बात समझ में? इसका जो बीच का पोर्शन होता है वो हमारे लिए क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक पेन बनाने वाली कंपनी है, उसने अब पेन में क्या क्या चीजें होती है? रिफिल अलग होता है, पेन का कैप अलग होता है, पेन की बॉडी अलग होती है। तो मान के चलिए पेन की बॉडी पूरी बन गई है, अब उसमें रिफिल नहीं है, तो वो क्या होगा? वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट जो होता है मटेरियल्स ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, मटेरियल्स ऑफ फिनिश गुड्स को क्या बोलते हैं? रेडी फॉर कस्टमर, रेडी फॉर कस्टमर्स। ऐसा गुड्स जो कस्टमर्स के लिए रेडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेबल पार्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी को रिपेयर करने के लिए या मशीनरी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको भी हम लोग किसमें लिखते हैं? मटेरियल्स में इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट का मीनिंग क्या हुआ? एक्सपेंडेबल पार्ट ऑफ मशीनरी। उसके बाद अदर मटेरियल्स, अदर देन
अदर देन सच। जितना भी मैंने आपको बताया इसको छोड़कर, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, उसके बाद WIP, उसके बाद फिनिश गुड्स और मटेरियल्स ऑफ इक्विपमेंट को छोड़कर अगर कोई मटेरियल होता है तो उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, अदर मटेरियल्स में उसको हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। अब आप पूछेंगे अदर मटेरियल्स का कोई एग्जांपल। भाई हमको जब फैक्ट्री चलाते हैं तो लुब्रिकेंट्स की जरूरत पड़ती है, ऑयल की जरूरत पड़ती है, कॉटन की जरूरत पड़ती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर इंक्लूडेड अदर मटेरियल्स। क्लियर, समझ में आया? तो पहला पार्ट हमारा हो गया कि मटेरियल क्या होता है और मटेरियल के काइंड्स कितने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा स्टार्ट होगा वो है हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी जो हम लोगों ने देखा था। तो एरिया ऑफ स्टडी में जो हमारा पहला पार्ट था वो था हमारा मटेरियल कंट्रोल, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि मटेरियल कंट्रोल, ये मटेरियल कंट्रोल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मटेरियल कंट्रोल की स्टडी क्यों जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, ये क्या होता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, और नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन। क्लियर। अब मटेरियल कंट्रोल को समझने के लिए कि ये क्यों जरूरी है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस is directly related to material management। ये जो मैनेजमेंट वर्ड है मटेरियल मैनेजमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी बिजनेस का जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, मटेरियल मैनेजमेंट से, मतलब मटेरियल कंट्रोल से। किसी भी बिजनेस को अगर आप चलाते हो तो उसका जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है मटेरियल मैनेजमेंट से, या जिसको हम लोग मटेरियल कंट्रोल भी बोलते हैं। तो अब व्हाट इज द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। पहला पॉइंट हमको देखना है कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट मैंने लिख दिया, तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या कंपनी का। नाउ ऑपरेशनल मैनेजमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैं आपको सबका डेफिनेशन भी बता रहा हूं, आ रही बात समझ में। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है दैट मीन्स पार्ट ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्लियर। नाउ द फर्स्ट पार्ट of operational management is production management, sales management और finance management। अब इसको समझने के लिए इसका वर्क, तीनों का वर्क समझना पड़ेगा कि तीनों का काम क्या है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट का काम क्या होता है। आ रही बात समझ में। भाई किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है मटेरियल मैनेजमेंट से। तो अब ये हमको ये देखना होगा कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, या ऑपरेशनल मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है, या उसको किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ऑपरेशनल, किसी भी बिजनेस या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है उसको 3 भाग में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसका पहला पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दूसरा होता है सेल्स मैनेजमेंट, तीसरा होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। अरे बात समझ में। अब जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient quantity of material। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है ये चेक करना कि क्या उसके पास सफिशिएंट मात्रा में क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है।
नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है, राइट। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या थिंक है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। सेम वैसे सेल्स मैनेजमेंट है, तो सेल्स मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है? आप तीनों के वर्क को देखिए, तीनों में कॉमन चीजें आपको ढूंढनी है। सेल्स मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है? सेम, अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient quantity of finished goods। सेल्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में फिनिश गुड्स है या नहीं है। भाई जब कंपनी चलाना है तो कंटिन्यूशन प्रोडक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूशन फिनिश गुड्स होना चाहिए उसके पास, ताकि वो मार्केट में सप्लाई कर सके एज पर द डिमांड ऑफ मार्केट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जो होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का, जो काम होता है वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट इन मटेरियल। मटेरियल में जो अमाउंट, देखिए ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो लिखा हुआ है, ये जो है, ये जो नॉलेज है वो अकाउंटिंग नॉलेज है। इसका मतलब है कि आपने जो मटेरियल में जितना इन्वेस्ट किया है, मतलब मटेरियल में आपने जितना अपना कैपिटल लगाया है, उसके ऊपर क्या रिसीव होना चाहिए? इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मैं सिंपल लैंग्वेज कर दूं तो इंटरेस्ट वर्ड हो जाता है। आ रही बात समझ में? आपने जितना भी मटेरियल में इन्वेस्ट किया है, क्या इन्वेस्ट किया आपने? कैपिटल, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ये काम होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो ये तीनों पॉइंट, चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, आ रही बात समझ में, या फिर आपका सेल्स मैनेजमेंट हो, या फिर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट हो, ये तीनों में कॉमन चीजें क्या है? देखिए यहां मटेरियल, यहां भी ये मटेरियल के फॉर्म में है और ये भी मटेरियल। दैट मीन्स ऑल तीनों पार्ट के लिए जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मटेरियल कंट्रोल इज नेसेसरी। आया समझ में कि मटेरियल कंट्रोल की स्टडी क्यों जरूरी होती है? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? तो अब मटेरियल कंट्रोल को हम लोग देखते हैं। इसको भी मैं आपको चार्ट से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। मटेरियल कंट्रोल, इसका मतलब है कि कंट्रोल वर्ड तो सबको समझ में आता है, किसी पर्टिकुलर चीज में हम लोग को कंट्रोल करना है ना। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंट्रोल अगर कोई पूछ सकता है, कितने प्रकार से हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो पहला एकदम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, मतलब एकदम हर चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? मॉडरेट कंट्रोल होता है। अरे बात में थर्ड पॉइंट जो होता है लूज कंट्रोल होता है। ये तीन प्रकार का कंट्रोल हम लोग मानते हैं। तो वैसे ही अगर मटेरियल कंट्रोल क्या होता है अगर आप उसको पूछे, तो हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फिजिकल कंट्रोल, और जो सेकेंड पार्ट है वो होता है प्राइस कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल को देखिए, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, उसके बजाय मैं आपको क्लियर समझाता हूं कि मटेरियल कंट्रोल में विच काइंड्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड, राइट। तो आप ये जो मटेरियल कंट्रोल होता है उसको दो प्रकार में अगर बांट लेते हैं कि फर्स्ट जो होता है कि हमको मटेरियल को फिजिकली कंट्रोल करना पड़ता है और दूसरा उसका प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है। तो नाउ बोथ द आइटम्स आर अंडर मटेरियल कंट्रोल, अंडरस्टैंड। नाउ द फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या पोर्शन होता है? मटेरियल कंट्रोल में जो हम लोगों ने देखा फिजिकल कंट्रोल इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट। जो फिजिकल कंट्रोल होता है, पहला होता है स्टोरेज ऑफ मटेरियल।
मटेरियल का फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या चीज शामिल होती है। तो पहला पार्ट है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फर्म के लिए स्टोरेज सिस्टम क्या है मटेरियल का, राइट। स्टोरेज ऑफ मटेरियल से स्टोरेज सिस्टम, राइट। सेकेंड पॉइंट जो होता है परचेज ऑफ मटेरियल, आप लोग देखे होंगे कि हर बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आ रही बात समझ में, और उनका एक फंक्शन होता है, मतलब उनका एक काम होता है। सेम परचेज ऑफ मटेरियल्स के लिए क्या होगा, परचेज सिस्टम होगा, इंडिविजुअल परचेज सिस्टम। थर्ड पॉइंट होता है यूसेज ऑफ मटेरियल, यूसेज ऑफ मटेरियल के लिए कौन सा सिस्टम होगा, इश्यूड सिस्टम ऑफ मटेरियल, आ रही बात समझ में। मटेरियल कंट्रोल में कितने टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, मटेरियल कंट्रोल में दो प्रकार का कंट्रोल करना पड़ता है, एक फिजिकल कंट्रोल होता है और एक प्राइस कंट्रोल होता है। तो फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या करना होता है, एक स्टोरेज सिस्टम बनाना होता है, परचेस सिस्टम बनाना होता है और इश्यूड सिस्टम ऑफ मटेरियल आपको बनाना होता है। जिसमें इसका मतलब है कि अगर आपसे मटेरियल कंट्रोल के बारे में कोई पूछता है तो आपको मटेरियल का सबसे पहले स्टोरेज करना होगा, आ रही है बात समझ में। सेकेंड पॉइंट होगा कि परचेज, और जो थर्ड पॉइंट होता है यूसेज ऑफ मटेरियल। ये तीनों को इंक्लूड कर दिया जाता है तो हम लोग जनरली मटेरियल कंट्रोल बोलते हैं। मगर सिर्फ ये इतना नहीं होता है, इसके अलावा एक पोर्शन और भी होता है जिसको हम लोग मटेरियल कंट्रोल में इंक्लूड करते हैं, और वो है हमारा प्राइस कंट्रोल, क्योंकि मटेरियल का प्राइस भी तो इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए। तो ये प्राइस कंट्रोल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मटेरियल का जो प्राइस है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। भाई मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या होता है, मटेरियल का जो फिजिकल कंट्रोल है वो तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि मटेरियल की प्राइस को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसेंशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल is available। प्राइस कंट्रोल करने के लिए आपके पास हमेशा एसेंशियल स्टॉक क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अगर ये एसेंशियल स्टॉक आपके पास मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसके दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। दूसरा, आपको प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करना है, इसका मतलब है कि तुरंत आपको क्या होगा, एट ए टाइम मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। तो जब एट ए टाइम आप मटेरियल परचेस करते हो तो नेचुरली है कि उसका प्राइस, डिमांड और सप्लाई का तो नियम समझते हो कि अगर आपको ये चीज की जरूरत है तब मार्केट में जा रहे हो, आपको मालूम है कि उसके पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्राइस बढ़ा देगा। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एसेंशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, हमेशा उसके पास इतना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है, तो मटेरियल का जो प्राइस कंट्रोल हम लोग करते हैं वो होता है मिनिमम कैपिटल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये सेकेंड पार्ट होता है। अब ये आपको इस लैंग्वेज में समझना क्या है, मिनिमम कैपिटल, अगर आप बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट करते हो जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते हो किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। इन दिस सिचुएशन, राइट, इन दिस सिचुएशन मटेरियल अवेलेबल इन मिनिमम कॉस्ट, जो मटेरियल है वो मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल होगा, राइट।
मिनिमम कैपिटल एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर आप ऐसा करते हो कि आपने कैपिटल कम इन्वेस्ट किया है और जो कॉस्ट है उसके ऊपर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम कॉस्ट पर होती है। आई बात समझ में? तो ये था आपका टोटल पोर्शन कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। ये सारी चीजों को बोथ दी कंट्रोल्स को अगर आप क्या करते, बोथ दी कंट्रोल्स फिजिकल एंड प्राइस कंट्रोल, ये दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल कंट्रोल बोलते हैं। फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या आइटम्स आता है, तो 3 आइटम्स आते हैं, आपको याद रखना होगा। 3 डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो देयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। पहला, स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए स्टोरेज सिस्टम क्या होनी चाहिए। सेकंड, परचेज ऑफ मटेरियल के लिए परचेज सिस्टम क्या होना चाहिए। और यूजेज ऑफ मटेरियल के, मटेरियल इशू करने के सिस्टम क्या होना चाहिए। और प्राइस कंट्रोल करने के लिए, मटेरियल का जो प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ये मैं इरेज कर देता हूं, और मेरे ख्याल से जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में है, आपको समझ में आ रही होगी, ताकि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत जरूरी है थ्योरी पार्ट, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। टोटल 4 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट जो होता है एबीसी एनालिसिस, सेकंड जो होता है वो हमारा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। थर्ड जो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस। फोर्थ होता है परपेचुअल इन्वेंट्री एनालिसिस। और फिफ्थ होता है वेड एनालिसिस। तो ये 4 टेक्निक्स होते हैं मटेरियल कंट्रोल के। अब जो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हमको, बहुत सिंपल है और एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, नहीं तो आप पता चला कि आप बुक्स में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत लेंदी लगता है। तो बुक्स में पढ़ने की बजाय आप इसको समझ लें, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एबीसी एनालिसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज A for always, B for better, C for control एनालिसिस। तो दूसरे लैंग्वेज में हम लोग एबीसी, या व्हाट डू यू मीन एब्रिविएशन ऑफ एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। क्लियर? अब ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ऑल items are classified according to their value, high, medium and low value, which is known as ABC analysis. ABC एनालिसिस क्या होता है, ऑल दी आइटम्स मतलब मटेरियल्स के जितने भी काइंड्स हैं उसको हम लोग को क्लासिफाई करना होता है, किसके
किसके अनुसार क्लासिफाई करना है? देयर वैल्यू, उनके वैल्यू के हिसाब से। आ रही बात समझ में? और वो वैल्यू हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू और लो वैल्यू, इसके हिसाब से अगर 3 भाग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम लोग एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। आ रही बात? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जितने भी काइंड्स ऑफ मटेरियल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि बहुत सारे मटेरियल्स, अगर हम लोग ये मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो जितने भी काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज हो रहे हैं, तो उसको अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए, कौन कौन सी कैटेगरी में? हाई, मीडियम और लो। कैसे? उसकी वैल्यू के हिसाब से। आ रही बात समझ में? तो वो एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये बस आपको समझ में आया, क्योंकि मैक्सिमम लोग एबीसी एनालिसिस क्या होता है, कुछ है नहीं एबीसी एनालिसिस। अगर एबीसी एनालिसिस टेबल में आपको बताऊं इसको समझाने के लिए, एबीसी एनालिसिस टेबल बहुत इजी है। ये टेबल अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये और इजी हो जाएगा। कैटेगरी, 3 कैटेगरी है, आपको मालूम है, ए, बी और सी। नेक्स्ट जो होगा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, कॉस्ट कितने का है, और यहां टाइप्स ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये हो गया आपका। अब हम लोग, मैंने क्या कहा, हाई, मीडियम और लो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मटेरियल्स को आप क्या करते हो, क्लासिफाई कर देते हो, तो उसको हम लोग एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। क्लियर? अब भाई मैंने सिंपल बता दिया कि आपको हाई, मीडियम और लो वैल्यू के हिसाब से, मगर हमको कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। कैटेगरी ए कैटेगरी में कुछ मटेरियल्स को रखना है, बी कैटेगरी में रखना है और सी कैटेगरी में। कैसे रखते हैं? परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू 70 to 75%, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी 5 to 10%। हाई, कॉस्ट क्या होना चाहिए? हाई। तो इसमें किस टाइप का कंट्रोल होना चाहिए? स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, बी कैटेगरी में किस टाइप के मटेरियल आएंगे? 15 to 20%। परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू 15 से लेके 20% के बीच में होना चाहिए। 20 to 25% किसके लिए? परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, राइट। और ये हो गया मीडियम, जो उसका कॉस्ट है वो क्या है? मीडियम है। तो ये किस तरीके का होगा? मॉडरेट, मॉडरेट कंट्रोल। थर्ड जो है 5 to 10%, 70 to 75%, जो कॉस्ट है वो लो है, यहां लूज कंट्रोल। तो ये आपका टेबल हो गया। अब ए कैटेगरी में कौन से मटेरियल को डाला जाएगा, बी कैटेगरी में कौन से मटेरियल को डाला जाएगा, सी कैटेगरी में कौन से मटेरियल को डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। अब मान के चलिए आपके पास जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर उस मटेरियल्स का 70 to 75% जिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की वैल्यू होगी, उसको हम लोग ए कैटेगरी में डालेंगे। मगर सिंपल सी थ्योरी है, जो सामान बहुत ज्यादा महंगा होगा उसकी क्वांटिटी भी कम यूज होगी। तो यहां देखिए 5 to 10%। परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका जो परसेंटेज होगा वो सबसे कम होगा। हाई कॉस्ट वाले लोग का परसेंटेज क्या होता है? कम होता है। हम लोग कोई भी सामान जब प्रोड्यूस करते हैं तो नेचुरली है कि उसमें कुछ नॉर्मल कॉस्ट की मटेरियल भी यूज होता है। अरे बात समझ में? मीडियम कॉस्ट का मटेरियल भी यूज होता है, हाई कॉस्ट का मटेरियल भी यूज होता है। तो ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसके लिए ये कैटेगरी बनी हुई है। अगर उसकी जो वैल्यू है 70 to 75% है, अदर देन टोटल वैल्यू, अरे बात समझ में, 5 to 10% टोटल क्वांटिटी का, और उसका जो कॉस्ट होगा वो हाई होगा, तो उस समय आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा।
आई बात समझ में। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है बी कैटेगरी मटेरियल का, और उसमें जो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू है 15 से 20% के बीच में होनी चाहिए। जो परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी 20 to 25% के बीच में होना चाहिए। उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है मीडियम होनी चाहिए। तो उस समय हम लोग किस टाइप का कंट्रोल यूज करते हैं, मॉडरेट कंट्रोल। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कंट्रोल 3 प्रकार का होता है, एकदम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, एक मॉडरेट होता है और दूसरा लूज कंट्रोल होता है। जो सी कैटेगरी है वो उसमें जो हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू है 5 to 10% के बीच में होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी 70 to 70 सबसे ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट उसका सबसे कम होना चाहिए। तो उसका जो कंट्रोल होगा वो लूज कंट्रोल होगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस के बाद जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ये जो सेकेंड हमको देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। अब इंपॉर्टेंट ये होता है इसको पढ़ने से पहले कि ये जो स्टॉक लेवल होता है उसको हमको डिटरमाइन क्यों करना पड़ता है। भाई कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके दिमाग में आपका क्वेश्चन आना चाहिए। यह जैसे लिखा हो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टॉक लेवल वो भी मैं बताऊंगा। तो भाई स्टॉक लेवल का डिटर्मिनेशन क्यों करना पड़ता है फॉर मटेरियल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट ये है, सिंपल सी थ्योरी है। sufficient quantity of materials are available for continuous production आ रही बात समझ में। For this determination of stock level is necessary। एकदम सिंपल। भाई आपको प्रोडक्शन क्या है, कंटिन्यूअस करना है। देखिए यहां लिखा है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आर अवेलेबल। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। क्यों अवेलेबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी सामान को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, मगर वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए यूज होना चाहिए। प्रोडक्शन बीच में नहीं रुकना चाहिए। इसलिए फॉर दिस, ये देखिए लिखा है फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल इज नेसेसरी। जो स्टॉक लेवल का डिटर्मिनेशन है वो क्या है, जरूरी है। आ रही बात समझ में। अब हमको देखना है कि स्टॉक लेवल के टाइप्स कितने होते हैं। स्टॉक लेवल, ठीक है। स्टॉक लेवल के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल 5 काइंड्स होते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। थर्ड जो होता है वो होता है रीऑर्डर लेवल। फोर्थ जो होता है वो होता है डेंजर लेवल। और फोर्थ जो होता है एवरेज स्टॉक लेवल। आ रही बात समझ में। तो ये स्टॉक लेवल जो होते हैं, स्टॉक की अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर समय के लिए, वो स्टॉक लेवल कहलाता है। अब उसके आप काइंड्स पूछेंगे तो टोटल कितने काइंड्स के स्टॉक लेवल होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ स्टॉक लेवल। पहला मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आपको सारे के डेफिनेशंस बताता हूं और सारे के फॉर्मूलाज भी बताता हूं, ताकि आपका एक एक करके कंप्लीट होता जाए।
पहला जो है हमारा वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, हमको सबसे पहले ये समझना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल एकदम सिंपल। एट दिस लेवल स्टॉक should not be rise or increase। ऐसा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कब हो जाता है, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे देखिए, एट दिस लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे आपको क्या करना होता है, जो स्टॉक होता है ना उसको आप बढ़ा सकते हो ना उसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां आपको क्या करना होता है कि स्टॉक उससे आगे आपको नहीं परचेस करना होता है। इसके बहुत सारे रीजन है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोलते हैं। अरे बात समझ में। अब ऐसा क्या रीजन है, आप पूछेंगे क्या रीजन है। पहला, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फर्म और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उस, भाई एक हम लोगों ने मैक्सिमम हम लोगों ने रखा कि हम एक दिन में 1000 पेन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट मिनिमम 2000 या 1500 पेन के लिए हम लोग मटेरियल क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है उसको ध्यान में रख के आपको मटेरियल स्टोर करना होगा। अब सिर्फ स्टोरेज सिस्टम के ऊपर ही नहीं, भाई आप मटेरियल हद से ज्यादा परचेस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मैक्सिमम कैपिटल उसमें यूज हो जाता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, भाई जितना ज्यादा मटेरियल परचेस करेंगे तो आपको इंश्योरेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं जिसकी वजह से आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था जब मटेरियल कंट्रोल स्टार्ट किया था तो उसमें आप प्राइस कंट्रोल भी आपके लिए बहुत जरूरी था। भाई अगर मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे तो आपका कैपिटल ज्यादा खर्च होगा, जब कैपिटल ज्यादा खर्च होगा इसका मतलब है कि आपका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। भाई एट ए टाइम तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया ना। अरे बात समझ में। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ऐसा लेवल होता है जिसमें स्टॉक को क्या कर सकते हो, आप बढ़ा नहीं सकते। उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोलते हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, ये माइनस साइन विद इन ब्रैकेट, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, सेकेंड जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, भाई ये आप देखिए मैक्सिमम वर्ड और जो मिनिमम वर्ड है ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एट दिस लेवल स्टॉक should not be fall or decrease। ऐसा लेवल जहां से आपको क्या होगा, स्टॉक को आप नीचे नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, रिस्क। क्या रिस्क होगा, स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्या, रिस्क क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आपका क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आप मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते या फिर उसको गिरा नहीं सकते। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर मिनिमम स्टॉक
level is equals to reorder level minus normal consumption into normal reorder period. फॉर्मूला याद करने का भी मैं सिंपल एक बताता हूं. अगर ये देखिए मैक्सिमम वर्ड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए, ये तो कॉमन है, ये आपको याद रखना होगा. यहां जो भी कंजम्पशन है और जो रीऑर्डर पीरियड है ये किसमें होगा, जब मैक्सिमम निकालना है तो उस समय क्या होगा, मिनिमम यूज होगा. आ रही बात समझ में. जब मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना होगा तो ये आपको याद रखना होगा रीऑर्डर लेवल, और जो कंजम्पशन है और जो रीऑर्डर पीरियड है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. आ रही बात समझ में. अब जो थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग. रीऑर्डर लेवल को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग लेवल भी बोलते हैं. कई जगह रीऑर्डरिंग लेवल भी लिखा हुआ है और कई जगह रीऑर्डर लेवल भी लिखा हुआ है. एट दिस लेवल मटेरियल परचेज रिक्विजिशन is started for fresh supplies. भाई स्टॉक लेवल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है रीऑर्डर लेवल. ये आपको ध्यान में रखना होगा. भाई हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए. मैक्सिमम लेवल में पर्टिकुलर उस लेवल पे हम लोग मटेरियल क्वांटिटी और नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाने से हमको लॉस होगा. मिनिमम स्टॉक लेवल इससे भी मिनिमम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा गिरा नहीं सकते, उससे हमको नुकसान होगा. मगर आपका ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट में क्या करो, आप ऑर्डर करो सामान के लिए. आ रही बात समझ में. ये देखिए लिखा हुआ है एट दिस लेवल मटेरियल परचेज रिक्विजिशन इज स्टार्टेड. मटेरियल को जो परचेस करना है उसका जो रिक्विजिशन है उस समय आपको स्टार्ट करना है फॉर फ्रेश सप्लाईज. आ रही बात समझ में. मतलब एक ऐसा पॉइंट, इसी पॉइंट के हिसाब से रीऑर्डर लेवल के हिसाब से ही मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल डिफाइन किया जाता है. उस बेसिस पे ही आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, जिसमें आपको मटेरियल कितना खरीदना है और कितना नहीं खरीदना है ये डिफाइन होता है. आ रही बात समझ में. मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां हमको फिक्स कर लेना है कि अब हमको मटेरियल का न्यू क्वांटिटी आपको क्या करना है, परचेस करना है. आई बात समझ में. अब इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन into maximum reorder period. ये 3 पार्ट हो गया. उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास है. फोर्थ पार्ट मैंने क्या बताया था, एक बताया था डेंजर लेवल, और उसके बाद लास्ट में एवरेज. तो उसके नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग करते हैं वो है हमारा डेंजर लेवल. फोर्थ पार्ट है हमारा डेंजर लेवल. डेंजर लेवल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एट दिस लेवल, अब एक चीज आपको याद रखना है, हम लोग 2 प्रकार का मटेरियल इशू करते हैं. पहला एक नॉर्मल इशू करते हैं और एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट इशू. तो मैं ये लिख रहा हूं एट दिस लेवल नॉर्मल इश्यूज ऑफ मटेरियल्स इज स्टॉप्ड एंड मटेरियल
and material are issued to important jobs. ऐसा लेवल जहां से आपको नॉर्मल इश्यूज को क्या करना होता है, बंद करना होता है, मगर सिर्फ इंपॉर्टेंट जॉब्स के लिए ही आप मटेरियल इशू करेंगे। वो लेवल क्या कहलाता है, डेंजर लेवल कहलाता है। अब डेंजर लेवल का सिचुएशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट वो है, दिस लेवल is between just below minimum stock level and nil stock। ये जो लेवल होता है, क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम स्टॉक लेवल भी पढ़ा है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल और हमारे पास नील स्टॉक, मतलब हमारे पास मटेरियल कोई स्टॉक नहीं है, उसके बीच का जो पीरियड होता है, बीच का जो पोजीशन होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेंजर लेवल कहलाता है। मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल में जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, उससे अगर नीचे चला जाता है या आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं बचता है, उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंजर लेवल बोलते हैं। क्लियर, बेटा एकदम समझ में आया कि डेंजर लेवल में क्या होता है। डेंजर लेवल में हम लोग नॉर्मल इश्यूज बंद कर देते हैं मटेरियल का, मगर जो इंपॉर्टेंट जॉब्स चल रहे हैं उसके लिए हम लोग मटेरियल इशू करते हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसको हम लोग डेंजर लेवल बोले, तो आपको याद रखना होगा मिनिमम स्टॉक लेवल, जहां मैंने खुद ही बताया था कि क्या रिस्क होता है मिनिमम स्टॉक लेवल में, स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। उससे अगर थोड़ा सा नीचे चला जाए और जीरो स्टॉक, यहां अगर नील स्टॉक लिखा है, इसको आप जीरो स्टॉक भी लिख सकते हैं। जीरो स्टॉक के बीच का कोई भी लेवल आ जाए तो वो क्या होता है, डेंजर लेवल कहलाता है। अब डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर डेंजर लेवल इज इक्वल्स टू एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर। और लास्ट जो होता है वो आपको मालूम है, एकदम सिंपल है, एवरेज स्टॉक लेवल। आ रही बात समझ में? तो एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, फिफ्थ जो होता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी का डिस्कशन नहीं करते हैं। एवरेज स्टॉक, एवरेज निकालना मेरे ख्याल से सबको आता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल और डिवाइडेड बाय 2, ये आपका होता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो टोटल न्यूमेरिकल पार्ट्स आने वाले हैं, और वो किससे रिलेटेड होने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद डेंजर लेवल कैलकुलेट करना होगा, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना होगा, और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और इसके अलावा पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। और हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और ये मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और आपका मैंने जो बताया आपको वो अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और किसी को अगर ये टॉपिक्स की जरूरत हो तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।